अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोईद पीरज़ादा इन वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। यहाँ अमेरिका के ईस्ट कोस्ट में अभी 15 जनवरी 2025 की दोपहर है, लेकिन पाकिस्तान में 16 जनवरी 2025 की सुबह का अब आगाज़ होने को है। और आज के दिन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और शहबाज शरीफ साहब की फॉर्म 47 की हुकूमत के दरमियान जो नेगोशिएशंस हैं, उसका तीसरा राउंड होना है। और इस स्टेज के ऊपर मैं बहुत से आस्पेक्ट्स आपके सामने रखना चाहता हूँ कि यहाँ पर जनरल साहिबान कहाँ फंसे हुए हैं और इमरान खान कहाँ फंसे हुए हैं। और वो जनरल साहिबान जो बज़ाहिरन बहुत ज़्यादा ताकतवर नज़र आते हैं और जिनके बारे में अपेरेंटली मेरे कानों में ये खबर आई है कि पाकिस्तान के प्रोमिनेंट टेलीविज़न एंकर पर्सन, राइटर और सहाफ़ी रऊफ़ क्लासा साहब ने इमरान खान को ये मशवरा दिया है कि इमरान खान को जनरल साहिबान से, वो जनरल साहिबान तो नहीं कह सकते पाकिस्तान में रऊफ़ क्लासा साहब, तो उन्होंने ये कहा है कि इस्टेब्लिशमेंट से इमरान खान को माफ़ी मांग लेनी चाहिए, सॉरी कर लेनी चाहिए, फिर ही जाके उनकी सिचुएशन जो हैं वो डिस्कस होंगी। और इमरान रियाज खान ने इस हवाले से अपने वीलॉग के अंदर डिस्कस किया। मैंने रऊफ़ क्लासा साहब के कमेंट ज़ाती तौर पे नहीं सुने। तो ये सारे मामला क्या हैं, जनरल साहिबान को इमरान खान से क्या चीज़ डेस्परेटली चाहिए, इमरान खान को क्यों एहसास है कि जनरल साहिबान इमरान खान से क्या चीज़ हासिल करना चाहते हैं, इसके हवाले से बहुत से आस्पेक्ट जो है मैं आपके सामने रख सकता हूँ। लेकिन थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि मैं दरमियान में जो गुम हो जाता हूँ उसकी क्या वजह है। मुझे बाकी बहुत से लोगों से के मुकाबले में, शायद अक्सर लोगों के मुकाबले में इंटरनेशनल रिलेशंस या अमेरिकन पॉलिटिक्स के बारे में थोड़ा ज़्यादा ही पता होता है। मुझे अक्सर एहसास भी होता है जब मैं लोगों से बात करता हूँ, लेकिन ज़ाती तौर पे मुझे अपनी कमज़ोरियों का बड़ा एहसास है। तो मैं हर वक्त ये कोशिश करता हूँ क्योंकि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो सूरत हाल है, इसका सिर्फ पाकिस्तान के साथ ताल्लुक़ नहीं है, इसका ताल्लुक़ दुनिया के बदलते हुए हालात से है। दुनिया के अंदर जो एक ताकत की कशमकश है, उसके साथ इसका ताल्लुक़ है। तो मैं मसलसल अपने अंडरस्टैंडिंग के अंदर जो शगाफ हैं, जो गैप्स हैं, उनको मैं पूरा करने की कोशिश करता हूँ। और इस हवाले से मसलसल मैं कुछ ना कुछ पढ़ रहा होता हूँ। कभी कभी मैं ऐसा फंसता हूँ कि फिर वीलॉग करना जो है वो भी मुश्किल हो जाता है। फॉर इंस्टेंस, ये किताब जो कई दिन पहले भी, जिसकी मैंने आपको टाइटल कवर मैंने आपको दिखाया था, CIA एन इम्पीरियल हिस्ट्री, इसे मैं ख़त्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। और दिस इज़ अ वेल्थ ऑफ नॉलेज। आप में से जो लोग इंटरनेशनल रिलेशंस में इंटरेस्टेड हैं, इसे देखें। फिर यह है कि चूँकि न्यू ईयर के हवाले से दिसंबर के आखिरी हफ्ते में, उसके बाद जनवरी के पहले हफ्ते तक न्यू ईयर की सेल्स जो है किताबों की जारी रही। यहाँ पर मेजर बुक सेलर्स में ये बार्न्स एंड नोबल ने 50% सेल दी हुई थी बुक्स के ऊपर। मैं चूँकि मेंबर भी हूँ, मुझे 10% मजीद भी उसमें डिस्काउंट मिलता है। ये जो किताब मैं आपको दिखा रहा हूँ, द प्राइस ऑफ पावर, ये अमेरिकन पॉलिटिक्स के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट किताब है। ये किताब ये एक्सप्लेन करती है कि मिच मैकॉनल जो रिपब्लिकन कांग्रेसमैन थे, बहुत इंपॉर्टेंट शख्सियत अमेरिका में, उन्होंने किस तरह से बहुत ही चालाकी से अमेरिकन सेनेट, अमेरिकन कांग्रेस और साथ ही साथ अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट पे रिपब्लिकन पार्टी को 2016 और 2020 के दरमियान में कंट्रोल उन्होंने हासिल करके दिलाया, जिसके नतीजे में अमेरिकन पॉलिटिक्स की डायरेक्शन तब्दील हो गई और डेमोक्रेट्स कुछ बहुत ज़्यादा ना कर सके और क्यों ट्रंप को वापस आने में मदद मिली। तमाम ट्रेजेडी ये हुई मिच मैकॉनल और रिपब्लिकन्स के साथ कि डोनाल्ड ट्रंप ने रिपब्लिकन पार्टी को ख़त्म कर दिया और एक नई पार्टी क्रिएट कर ली, जिसको अब आप मैगा कहते हैं, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो ये वो रिपब्लिकन पार्टी ही नहीं है, तो यहाँ के सारे डायनामिक्स जो हैं वो चेंज हो चुके हैं। ये एक और किताब मेरे हाथ में जो इस वक्त मैं पढ़ रहा हूँ, डेमोक्रेसी अवेकनिंग, नोट्स ऑन द स्टेट ऑफ अमेरिका। हेदर कॉक्स रिचर्डसन प्रोफेसर हैं, बॉस्टन यूनिवर्सिटी में खातून है, ये उनकी लिखी हुई किताब है। ये अमेरिकन डेमोक्रेसी के अंदर या अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर की जो लड़ाई है, उसका एक बड़ा खूबसूरत ओवरव्यू ये किताब जो है वो प्रोवाइड करती है। अपने किसी अगले वीलॉग के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आपको सारी किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। बहुत से लोग पूछते हैं हमें बताएं, क्योंकि हर वक्त किताब पढ़नी, उसको ख़त्म करना बहुत ज़्यादा उसमें टाइम लगता है। मैं आपको बताऊँगा कि कैसे किताबों की समरीज़ आपको बहुत आसानी से गूगल से फ्री मिल सकती हैं और आपको पता चलेगा, क्योंकि हर किताब के अंदर एक ऑथर जो है वो एक आध डेढ़ आइडिया लेकर ही चलता है। अब मैं आता हूँ इमरान खान की तरफ और जनरल साहिबान की तरफ। अब 16 जनवरी 2025 थर्सडे के दिन जहां नेगोशिएशन का तीसरा राउंड होना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान, उसके हवाले से बहुत से आस्पेक्ट्स, बहुत से पॉइंट्स मेरे सामने हैं। सो पॉइंट नंबर 1 इज़ दिस कि जनरल्स ऑफ पाकिस्तान जो हैं, दे लुक ऑल पावरफुल। अगर आप पाकिस्तान की सूरत हाल को देखें, दुनिया भर की सूरत हाल को देखें, जो कुछ पाकिस्तान में कहा जा रहा है, अभी मेरे खिलाफ और शहबाज गिल के खिलाफ एक नई FIR जो है इन्होंने दर्ज कर दी है,
और पाकिस्तान की पुलिस के ऊपर, पाकिस्तान की एफआईए के ऊपर, पाकिस्तान के पीटीए के ऊपर, पैमरा के ऊपर, पाकिस्तान की डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप, डिप्टी कमिश्नर्स के ऊपर, पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस के ऊपर, पाकिस्तान के तमाम एम्बेसडर और एम्बेसीज जितने की मुल्कों के अंदर हैं, अफ्रीका के बाज़ ममालिक को छोड़ के जहाँ शायद पाकिस्तानी है नहीं, वहाँ जितनी भी एम्बेसीज हैं और एम्बेसडर्स हैं या डिप्टी हाई कमिश्नर्स हैं बेचारे, या डिप्टी एम्बेसडर्स हैं, डिप्टी चीफ ऑफ मिशंस जो हैं, वो दिन रात बेचारे सिर्फ फौजी जर्नलों की खिदमत करने में, उनके ज़ाती मकासद और उनके मफादात के लिए आपको काम करते हुए नज़र आते हैं। यही सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर अदालतों का है, सेशन कोर्ट्स हों, मैजिस्ट्रेट्स की कोर्ट्स हों, हाई कोर्ट्स हों, सुप्रीम कोर्ट हो, सबको जो है जनरल साहिबान जो है वो कंट्रोल करते हैं। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान को उन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया है, उसका उन्होंने गला घोंट दिया है, उसकी उन्होंने ईंट से ईंट बजा दी है। सभी इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट पे भी बहुत उन्हें कंट्रोल है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे कंट्रोल हासिल करने के लिए वो वहाँ पर मज़ीद जजों की तादाद में 4 या 5 का इजाफा कर रहे हैं और अपने ख़ानदानी टाउट्स और वफ़ादार जो है वहाँ पे लाए जा रहे हैं। उसमें से एक मेरा ख़्याल है लाहौर हाई कोर्ट के सीनियर जज हैं, उनको भी वहाँ पे लाया जा रहा है, जिनके एक भाई जो हैं वो MNA हैं PMLN के। तो इस तरह से इसको इमरान खान ने जब सहाफ़ियों से मुलाकात की तो उन्होंने इस प्रोसेस को पैकिंग कहा। तो सारी की सारी आप देख रहे हैं कि जितनी भी बसात है पाकिस्तान की, उसके ऊपर जनरल साहिबान का कंट्रोल नज़र आता है। एंड जनरल साहिबान लुक ऑल पावरफुल, ठीक। और सो मच हो कि पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी को उन्होंने आइडेंटिफाई किया है कि ये हमारी मेन दुश्मन है, यहीं से हमारी सारी एम्बेरसमेंट, ह्यूमिलिएशन, ये हम पे प्रेशर पड़ता है बिकॉज ये लॉबिंग करते हैं, ये कांग्रेस में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव तक पहुंच जाते हैं, सेनेटर्स तक पहुंचते हैं, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तो पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी को स्प्लिट करने के लिए, डिवाइड करने के लिए, कन्फ्यूज़ करने के लिए उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म की यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स की हैं, जिसमें मुख्तलिफ़ इदारों के ख़िलाफ़ काउंटर इदारे खड़े कर रहे हैं। उन्होंने लॉबिस्ट हायर किए हुए हैं, पाकिस्तानी अमेरिकन जो बिजनेसमैन हैं उनको इस्तेमाल कर रहे हैं, और भी कई तरीक़ों के बहानों से, तरीक़ों और मेथड्स के ज़रिए वो पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी को आपस में लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके हवाले से मैं बाद में भी बात करूँगा। तो जब आप सारी सिचुएशन पे देखते हैं तो यू कैन बी फॉरगिवन अगर आप ये कंक्लूड करते हैं, ये बिल्कुल एक आपको सामने नज़र आता है। और अगर पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए बहुत से टीवी एंकर, टेलीविज़न टाइकून, बैंकों के प्रेसिडेंट, जो आपके फैसलाबाद के, कराची के, लाहौर के बड़े बिजनेसमैन हैं, बहुत से और लोग हैं, पुलिस के जो अफसर हैं, वो सब ये नतीजा निकालते हैं कि जनरल साहिबान उसी तरह से ताकतवर हैं जिस तरह से वो हमेशा थे, और ये इसी तरह से रहेंगे और पाकिस्तान ऐसे ही चलेगा। तो आप सबको माफ़ी दी जा सकती है, यू कैन बी फॉरगिवन फॉर ड्राइंग दिस रॉन्ग कंक्लूजन। लेकिन असल हकीकत क्या है? असल हकीकत यह है कि पाकिस्तान के जनरल साहिबान जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, वो घबराए हुए हैं, वो एक पैनिक मोड के अंदर हैं, क्योंकि उनको एहसास है, क्योंकि जो मैंने आपको कहा ना कि अस्मा जहांगीर साहबा ने जो एक गलत बात कह दी कि जनरल डफर हैं, ये बात बिल्कुल नहीं है। डफर हैं पाकिस्तान के इंटरेस्ट में। अगर वो पाकिस्तान के मफादात और पाकिस्तान की रियासत के इंटरेस्ट में वाकई उनका कोई विजन या इंटरेस्टेड होता तो फिर आपको उस यार्ड स्टिक पे अगर आप उनको मैयर करते तो आप कह सकते थे कि चूँकि अचीव कुछ नहीं इन्होंने किया, 1955 के बाद से पाकिस्तान का इन्होंने कुंडा ही इन्होंने किया है, पाकिस्तान का इन्होंने भुरकस निकाल दिया है, तो इस लिहाज से ये बड़े इनकॉम्पिटेंट हैं और डफर है। लेकिन पाकिस्तान के जर्नैल कभी पाकिस्तान में इंटरेस्टेड थे ही नहीं। मुझे पूरा यकीन है, मैं बहुत ही वसूख से आपको कह सकता हूँ कि जनरल सुबह नाश्ते के वक्त भी अपनी बीवी बच्चों का सोचते हैं, दोपहर को भी अपने बीवी बच्चों का सोचते हैं, गोल्फ खेलने जाते हैं तो अपने बीवी बच्चों का सोचते हैं, उसी हिसाब से नेटवर्किंग करते हैं, पूरे खारजा ताल्लुकात में भी अपना और अपने बीवी बच्चों का सोचते हैं। बाकी पाकिस्तान के लोगों को फुद्दू बनाने के लिए कश्मीर, हिंदुस्तान, अफ़गानिस्तान, और अब इन्होंने एक वाह खान कॉरिडोर का भी शोशा छोड़ दिया है, जहाँ ये बुनियादी तौर पर ये पूरी की पूरी डिबेट उन्होंने खुद शुरू कर आई हुई है, उसके दरम्यान में हिंदुस्तानी भी किसी तरह से कूद पड़े हैं। लेकिन ये सारी की सारी डिबेट जो है वो पाकिस्तान की ISI ने लॉन्च की हुई है, और उसके ज़रिए वीलॉगर्स को भी इस्तेमाल किया जा रहा है, अखबारों में कॉलम भी लिखवाए जा रहे हैं। क्यों कर रहे हैं ये? पहले ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्यों कर रहे हैं ये। देखें, अब हिंदुस्तान से, अब इनको पता है कि भाई अब हिंदुस्तान से हम नहीं लड़ सकते, और ये अमेरिका में बैठा हुआ एक मोहित पीरज़ादा जहरीला साम जो है, उसने खासे लोगों को यकीन दिलवा दिया है कि अब इनसे, हिंदुस्तान से इनकी कोई लड़ाई नहीं है, हिंदुस्तान से लड़ने की इनकी कोई सकत नहीं है, इनमें कोई कैपेसिटी नहीं है। और बालाकोट और पुलवामा के वाक़यात और अभिनंदन के बाद, और जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने उस वक़्त ये मैसेज इनको मिला था अमेरिका की तरफ से कि 4 या 8 पाकिस्तान में जो इनके बेसिस थे, गैरिजन्स थे, उनको इंडियंस ने लॉक कर लिया था ब्रह्मोस मिसाइल टारगेट करने के लिए, और फिर इनको हिंदुस्तान, अमेरिका की मदद से
इवन चीन को इन्वॉल्व करके माफिया तरले मिन्नतें मांगने पड़े जनरल बाजवा को, फिर इमरान खान को कहा कि अभिनंदन को फौरी तौर पे रिलीज़ कर दें। उसके बाद से इनको अच्छी तरह से समझ आ चुकी है कि हमारा और हिंदुस्तान का कोई मैच नहीं है और दुनिया की क्लाइमेट हमें हिंदुस्तान के साथ पंगेबाजी और शरारतें करने की इजाज़त जो है वो नहीं देती। अब इनकी सारी ताकत यही है कि हिंदुस्तान के चीफ ने अगर कश्मीर के हवाले से कोई स्टेटमेंट दे दी है तो उसके ऊपर इन्होंने डॉन अखबार की और ट्रिब्यून की बड़ी लंबी चौड़ी पाकिस्तानी तमाम अखबारात की स्टोरी पिछले 24 घंटे में छपी है, जिसमें बड़ी सख्त पोजीशन जो है वो ले ली गई है। वो पोजीशन भी थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि पहले उसमें आप देखते हैं सबसे ऊपर होनी चाहिए थी फॉरेन ऑफिस की पोजीशन, लेकिन सबसे ऊपर डीजी आईएसपीआर की पोजीशन है कि जनाब हिंदुस्तान के आर्मी चीफ जनरल उपेंद्रा ने जो कह दिया हम उसकी बड़ी शदीद मजम्मत करते हैं, तो हिंदुस्तान तो खुद एपी सेंटर ऑफ टेरर है। हालांकि जनरल उपेंद्रा की जो स्टेटमेंट है वो बड़ी प्रोफेशनल किस्म की है। ब्रीफिंग करते हुए उन्होंने बताया कि जो हमने 60% मिलिटेंट्स को न्यूट्रलाइज किया है 2024 में वो पाकिस्तानी ओरिजिन के थे। वो डिस्टिंग्विश कर रहे हैं कि ये लोकल कश्मीरी नहीं थे, और उन्होंने कहा कि जो बाकी भी मिलिटेंट्स अभी एक्टिव हैं बचे कुचे मकबूजा जम्मू और कश्मीर के अंदर, उनमें से 80% जो हैं वो पाकिस्तानी ओरिजिन के हैं, ये पाकिस्तान से भेजे गए हैं। पता नहीं वैसे फिगर्स जनरल उपेंद्रा के ठीक हैं कि नहीं है, ये तो बिल्कुल डिसोन कर चुके होंगे इन मिलिटेंट्स को, इन्होंने यतीम होंगे मिलिटेंट्स। बहरहाल उसके ऊपर पाकिस्तान के अखबारात के अंदर इन्होंने बहुत बड़ी स्टोरी लगी है, ऐसे पढ़ें उसको तो लगता है कि बहुत ज़बरदस्त ताकतवर किस्म का मुल्क है और हिंदुस्तान के आर्मी चीफ के खिलाफ इन्होंने बड़ी पोजीशन ले ली है। ये सब इंटरनल पीआर एक्सरसाइज है। तो उसमें अच्छा वो मज़े की बात यह है कि वो जो स्टोरी है उसमें ऊपर तो पहले आईएसपीआर का जिक्र है, फिर फॉरेन ऑफिस का जिक्र है, फिर लंबा चौड़ा जिक्र है, पता नहीं 2-2.5 हज़ार वर्ड्स की स्टोरी, जो लगता भी यही है कि प्रॉब्ली जैक ब्रांड वहीं से इन्होंने आईएसपीआर से लिख के पाकिस्तानी अखबारात को इन्होंने भेजी है एज पर माई एनालिसिस। कंपैरिजन उसका ये देखें कि पाकिस्तान में जो पाकिस्तानी पॉलिटिकल सिस्टम की जो स्टोरीज होती हैं वो छोटी छोटी सी होती हैं, 3-4 पैराग्राफ की, दैट सेट, और जो फौज के पॉइंट ऑफ व्यू की स्टोरी है वो इतनी लंबी चौड़ी। तो लेकिन इससे पता क्या चलता है, इससे पता आपको ये चलता है कि ये कितने सख्त शदीद अंडर प्रेशर हैं। और ये वाह खान कॉरिडोर, इंडिया का मैंने सारा जिक्र इसलिए किया था कि मैं वाह खान कॉरिडोर की जो उन्होंने स्टोरी छोड़ी हुई है, जो शोशा छोड़ा है, उसको एक्सप्लेन कर सकूं। चूँकि इनके पास कोई नैरेटिव नहीं बचा, कोई बयानिया नहीं है, कोई कहानी नहीं है। वो इनकी 1965 की कहानी, तो बहादुरी की कहानी, तो राशिद मनहास की कहानी, तो अजीज़ भट्टी की कहानी, वो सारी की सारी कहानी और शोहदा की कहानियाँ जो हैं वो पुरानी हो गई हैं। वो फाइलें और वो सॉफ्टवेयर जो है वो अब बिक नहीं रहा। अब ये इनको नई कहानियों की ज़रूरत है जिसमें इन्होंने अफ़गान तालिबान और अफ़गानिस्तान को अपना दुश्मन डिक्लेयर किया है, और ये इसके अंदर मज़ीद इन्वेस्टमेंट करते चले जाएंगे। अगर आप में से किसी का ख्याल है कि नहीं ये रुक जाएंगे, गलतफहमी का शिकार ना हो, क्योंकि इनको एक दुश्मन की कहानी चाहिए पाकिस्तान के लोगों को, आप सबको मज़ीद बेवकूफ़ बनाने के लिए। ये जो इन्होंने शोशा छोड़ा है इसका वाह खान कॉरिडोर का, उसकी बेसिक लॉजिक ज़रा देखें कि हमें ट्रेड एक्सेस मिल जाएगी सेंट्रल एशिया से। तो आपकी ट्रेड एक्सेस सेंट्रल एशिया तक भाई रोकी किसने? मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में बताया था कि जब मैं 2021 में ताजिकिस्तान गया था तो वहाँ पर पाकिस्तानी बिजनेसमैन के साथ ही मैं गया हुआ था। तो पाकिस्तानी बिजनेसमैन ने बहुत ही खुशी से मुझे बताया कि जब से तालिबान की हुकूमत आई है हमें कोई तंग नहीं कर रहा, कोई पुलिस नहीं, कोई कस्टम वाले नहीं, कोई रिश्वत का चक्कर नहीं है। टाइम हमारा बड़ा कम हो गया, हम ठग करके हमारे ट्रक पाकिस्तान से निकलते हैं और ठग करके सेंट्रल एशिया में पहुँच जाते हैं। आगे ज़रूरत तो ये है कि आपके मुल्क में बिजली हो, आपके मुल्क में प्रोडक्टिविटी हो, आपके मुल्क में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल आप कर सकें, ताकि सेंट्रल एशिया के अंदर बाकी ममालिक की जो मसनूआत आती हैं उनके साथ आप कम्पीट कर सकें। उसके लिए आपको वाह खान कॉरिडोर की ज़रूरत नहीं है। तो ये बेसिकली तौर पे टेंशन्स पैदा करने के लिए, ये साबित करने के लिए कि हमारा एक बड़ा ग्रैंड किस्म का स्ट्रेटिजिक विजन है पाकिस्तान की डेवलपमेंट के हवाले से, पाकिस्तान के स्ट्रेटिजिक इंटरेस्ट के हवाले से इन्होंने ये शोशा छोड़ा है। ये इस पर कुछ करते हैं, ये नहीं करते, लेकिन ये अफ़गानिस्तान के साथ टेंशन्स के अंदर और दुश्मनी के अंदर मुसलसल इन्वेस्ट करेंगे, बिकॉज इनको अब एक दुश्मन चाहिए। जिस तरह से 9/11 के बारे में जो एक काउंटर क्रिटिकल थ्योरी है वो यही है कि वो जो सब कुछ किया गया, वो जो न्यू अमेरिकन सेंचुरी या अमेरिकन जो फाउंडेशन थी, उनका बेसिक गोल ये था कि आपका कोई जेन्युइन दुश्मन बचा नहीं था, तो आपको इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट और फैनेटिक्स को इन्वेंट करना था दुश्मन के तौर पे। दर हकीकत पाकिस्तानी जो मुस्लिम ओरिजिन फैनेटिक्स एंड फंडामेंटलिस्ट हैं, ये वेस्ट की पावर के सामने मच्छरों से ज़्यादा इनकी कोई हैसियत और औकात नहीं है। और बहुत ज़्यादा लोग हमारे बड़े कंफ्यूज रहे अभी जब सीरिया के अंदर ये सारे इस्लामिस्ट ने चढ़ाई करके डेमस्कस जो है फ़तह कर लिया, तो बहुत ज़्यादा मैं देख रहा था कि पाकिस्तानी वीलॉगर्स उसको एक समझ रहे हैं कि बशर असद की ज़ालिम हुकूमत ख़त्म हो गई। असल कहानी कि अमेरिका और इसराइल ने शाम के मुल्क की तमाम तर हैसियत को ख़त्म करके मशरक़ वस्ता के पावर डायनामिक्स को एक बार चेंज कर दिया है। वो लोगों ने इसको अंडरस्टैंड नहीं किया।
अब पाकिस्तानी फ़ौज की जो डेस्परेशन है इस वक्त विज़ा-विज़ इमरान खान, वो ये है कि उन्हें इमरान खान से एक ऐसी डील चाहिए जो उनकी पुरानी जो कहानी है फ़ौज की, जिसमें आर्मी चीफ़ ज़बरदस्त जिंदाबाद, डीजी आईएसआई उसके कंट्रोल में, वो सारी आगे भी तहद्दे क़यामत तक कंटिन्यू करे। और उसके लिए उसकी जो कुंजी है, उसकी जो गोल्डन कुंजी है, जो मुर्गी है सोने के अंडे देने वाली, वो है इमरान खान। इमरान खान को बिलफ़र्ज़ खुदा न खास्ता अगर ये इमरान खान को कत्ल कर देते हैं, ये इमरान खान को मार डालते हैं, तो इन्हें इस सिचुएशन में से निकालेगा कौन? इन्हें इस सिचुएशन में से इन्हें अच्छी तरह से पता है। इसीलिए मैं कहता हूँ अस्मा जहांगीर गलत कहती हैं, डफर नहीं है। वैसे किसी ने एक नई टर्म इनके बारे में इन्वेंट की है, ब्लफर्स ऑफ पाकिस्तान। ये ब्लफ करते हैं और ब्लफ करके लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। अपने काम में बड़े सुथरे और इंटेलिजेंट हैं। इनको अच्छी तरह से पता है कि इनकी निजात इमरान खान के साथ एक डील में है। इसी वजह से जब आपके सामने लोग कहते हैं कि असल में एनआरओ जो है वो इमरान खान को नहीं चाहिए, एनआरओ बेसिकली शरीफ ख़ानदान को चाहिए और पाकिस्तान के जर्नलों को एनआरओ चाहिए, तो इट मेक्स लॉट ऑफ सेंस। इनको इमरान खान से एक डील चाहिए जिसके नतीजे में इनकी सारी पॉलिटिक्स रिन्यू हो जाए। आर्मी चीफ हो, आईएसआई को कंट्रोल करता हो, लूला लंगड़ा कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो इमरान खान ही हो। लोग बार बार कहते हैं इमरान खान पाकिस्तान की तारीख का सबसे ताकतवर प्राइम मिनिस्टर होगा। जब दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनेगा या नहीं बनेगा, आई एम नॉट रियली श्योर। लेकिन ये चाहते हैं कि इमरान खान को, ये इमरान खान को बहुत आसानी से प्राइम मिनिस्टर बनाना भी चाहेंगे। इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर बनाने से शरीफ ख़ानदान जो हैं उनको भी इस पॉलिटिकल मौके से बाहर निकलने का मौका मिलेगा। और कोशिश ये होगी कि इमरान खान को जैसे ही प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे तो आप देखेंगे कि जितने ये आपके मरे हुए ट्रेडर्स हैं, मरी हुई वकला की एसोसिएशंस हैं, ये मरे हुए टीवी एंकर हैं, ये डरे हुए टीवी टाइकून हैं, ये सारे के सारे जो हैं उस हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिशें शुरू कर देंगे, एहतजाज शुरू कर देंगे, हड़तालें शुरू कर देंगे, कहेंगे महंगाई बड़ी हो गई है, इन्फ्लेशन बड़ी हो गया है, डॉलर इतने का हो गया है, चीज़ें नहीं मिल रही हैं, दूध नहीं है, मक्खन नहीं है, चीज़ें गुम कर देंगे, सारा कुछ कर देंगे और गवर्नमेंट को बेदस्तो पाक करके, यही इनकी हमेशा से हर सिविलियन गवर्नमेंट के साथ इनकी यही स्ट्रेटजी रही है। तो इसी सारी पावर डायनामिक्स में ये वापस जाना चाहते हैं। अच्छा, अब मैं आपको, मुझे ये पता चला कि आपने संडे का तो आपके नॉलेज में ही है कि जो इतवार के दिन में जब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह जनाब साहिबजादा हामिद रज़ा ने अडयाला जेल के बाहर खड़े होकर उन्होंने अपनी प्रेस टॉक की थी, उनके साथ असद कैसर थे, उमर अयूब थे, तो उससे पहले कोई एक खासी तवालत की मुलाकात जो है अली अमीन गंडापुर साहब ने, खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर ने भी इमरान खान साहब के साथ की थी। अब मुझे पहले पता चला था कि 30-35 मिनट की थी, फिर किसी सोर्स ने मुझे कहा कि नहीं वो 1.5 घंटे 2 घंटे की मुलाकात थी। लेकिन इससे ज़्यादा सिग्निफिकेंट बात यह है कि इमरान खान से अलग जो खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर ने मुलाकात की, उससे पहले सैटरडे के दिन मुझे ये बताया गया है, मुझे ये सोर्स से पता चला है कि अली अमीन गंडापुर की एक बहुत डिटेल्ड मीटिंग आईएसआई के साथ भी हुई। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि ज़ाहिर है कि आईएसआई से मौसम की उन्होंने बातें तो नहीं की होंगी, ना हिंदुस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात की बात की होगी। आईएसआई ने अली अमीन गंडापुर के ज़रिए इमरान खान को एक मैसेज भेजा होगा कि सर हमें किस किस्म की नेगोशिएशन चाहिए, हमें आपसे क्या चाहिए, हम क्या चाहते हैं कि आप क्या पोजीशन इख्तियार करें। लेकिन उसमें लगता है कोई बहुत ज़्यादा कामयाबी नहीं हुई। अगर इमरान रियाज़ खान के पिछले 1-2 वीलॉग आप देखें, मैं मज़ीद भी डिटेल्स आपसे शेयर करता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो ट्विटर हैंडल है उसके ऊपर इमरान खान की जो सहाफ़ियों के साथ मुलाकात हुई है उसकी उर्दू में, एक उर्दू और अंग्रेज़ी दोनों में बहुत डिटेल्ड उसकी तमाम तफ़सीलात मौजूद हैं। लेकिन वहाँ पर इमरान रियाज़ खान के वीलॉग की ये अहमियत है कि उन्होंने कहा कि एक स्टेज ऐसी भी आई कि इमरान खान ने फांसी घाट की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इससे आगे तो कोई जगह नहीं है। और अगर आप उनकी ट्विटर पे जाएं, जो इमरान खान का उर्दू में ट्वीट है इमरान खान के ट्विटर हैंडल से, तो उसमें वो कहते हैं, उसमें वो बहुत सी चीज़ों का जिक्र करते हैं। उसमें वो काजी फ़ाइज़ ईसा का जिक्र करते हैं, उसमें वो कहते हैं कि 8 फरवरी 2025 को हमें, जिस दिन इलेक्शन चोरी किया गया, हमें यौम सयाह के तौर पर मनाना चाहिए। वो काजी फ़ाइज़ ईसा ने जो बदनीयती और बेईमानी की पाकिस्तान के साथ, उसका जिक्र करते हैं। वो राजा सिकंदर सुल्तान की मुद्दत ख़त्म होने की बात करते हैं, वो जुडिशल कमीशन की बात करते हैं, वो अलकादर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट केस की बात करते हैं। लेकिन वहाँ पर एक पैराग्राफ है जिसकी वो बात करते हैं, कहते हैं हमें पाकिस्तान में हकीकी जमहूरियत चाहिए, हमें पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ चाहिए, हमें पाकिस्तान के अंदर इंसानी हकूक़ और हमें ह्यूमन राइट्स चाहिए। इसका क्या मतलब है? वो ये नहीं कह, इसका पता ये आपको चलता है कि बावजूद इसके कि जो गंडापुर के ज़रिए उनसे कम्युनिकेशन की गई है और जो इमरान खान को ब्लैकमेल करने के लिए इन्होंने अलकादर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट केस जो है, जो 190 मिलियन का सो कॉल्ड केस है, उसको इन्होंने एक तलवार के तौर पे लटका के रखा हुआ है कि इसका फ़ैसला हम 17 को सुनाएंगे। लुकिंग एट द बिहेवियर ऑफ द पीटीआई लीडर्स,
इज़ कि आज जो 16 यानी जनवरी की अगर मैंने कोई लफ्ज़ गलत बोल दिया तो आई एम सॉरी फॉर दैट, कि 16 जनवरी की मीटिंग के साथ इन्होंने 17 जनवरी की तलवार जो है वो पीटीआई के ऊपर लटकाई हुई है। इन तमाम चीज़ों के बावजूद इमरान खान ये मैसेज दे रहा है कि मैं जेल में ही बैठने को तैयार हूँ, मुझे आपकी वो टर्म्स एंड कंडीशन जो आपने मुझे अली अमीन गंडापुर के थ्रू भिजवाई हैं, मुझे वो एक्सेप्टेबल नहीं है। मुझे पाकिस्तान में फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन चाहिए, मुझे पाकिस्तान में मीनिंगफुल डेमोक्रेसी चाहिए, मुझे पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ चाहिए, मुझे पाकिस्तान के अंदर इंसानी हकूक़ चाहिए। इसीलिए हमें जुडिशल कमीशन चाहिए, और अगर आप जुडिशल कमीशन जो है वो नहीं बना रहे तो मुझे समझ नहीं आती क्यों नहीं बना रहे। इसका मतलब है कि आप इसमें ख़ुद मुलव्वस हैं। तो इमरान खान ने अपने इस मैसेज और इस पैगाम से जनरल साहब की सारी कम्युनिकेशन का जवाब दे दिया। और जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि जनरल साहिबान बिल्कुल भी डफर नहीं हैं, उनको अच्छी तरह से पता है कि जिस क्राइसिस का वो इस वक्त शिकार हैं, जो सिल्वर बुलेट उन्हें लग चुकी हुई है, जो सारी कहानी उनकी पेट्रियाटिज़म की थी वो सारी की सारी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, और वो आज इसी तरह से नंगे हैं जैसे आप एक केला छीलते हैं तो एक नंगा केला अपने हाथ में पकड़ा होता है। तो जर्नैलों की सारी हकीकत के ये क्रिमिनल माफिया है, ये जो कुछ भी करते हैं अपने ज़ाती इंटरेस्ट में करते हैं, पाकिस्तान के इंटरेस्ट के साथ इनका माजी हाल मुस्तकबिल में इन्हें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, इनको सिर्फ अपने गोल्फ कोर्सेज में इंटरेस्ट है। वो चीज़ अब सैकड़ों हज़ारों लोगों को पता चल चुकी है। पंजाब के और सिंध के देहात में अभी ये चीज़ लोगों के कॉन्शियसनेस का हिस्सा बनी है या नहीं बनी है, लेकिन इस्लामाबाद, पेशावर, लाहौर, कराची, पिंडी, मुख्तलिफ बड़े शहरों में और दुनिया भर में फैले हुए पाकिस्तानी जो डायस्पोरास हैं उनको अच्छी तरह से बात समझ आ चुकी है कि पाकिस्तान का प्रॉब्लम नंबर 1 जो है वो पाकिस्तान के लालची जर्नैल हैं, प्रॉब्लम नंबर 2 भी लालची जर्नैल हैं, प्रॉब्लम नंबर 3 भी लालची जर्नैल हैं। अब इसी हवाले से आप ये देखें कि इनकी परेशानियों का एक और आप देखें, इन्होंने जब फ़ौजी अदालतों का फ़ैसला सुनाया सिविलियंस को, जो पहले 25 और फिर और 85 तक इन्होंने कर दिए थे, तो बाकी सब लोगों का एनालिसिस भी आपने सुना था, मेरा भी एनालिसिस आपको याद होगा। मैंने कहा था कि ये फ़ौजी अदालतों के जो फ़ैसले इन्होंने सुनाए हैं ये बेसिकली एक डाइवर्जन है। पहले इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से परमिशन ली, असल मसला और चैलेंज इनके सामने था जो 26 नवंबर 2024 को इन्होंने पाकिस्तानियों का इस्लामाबाद के खूनी चौक के ऊपर जो इन्होंने खून की होली खेली और जो कत्ले आम किया, उसके ऊपर जो बहस थी, उसके ऊपर जो एक फीलिंग थी, उसे डाइवर्ट करने के लिए, नई स्टोरीज़, नया नैरेटिव जनरेट करने के लिए इन्होंने फ़ौजी अदालतों से ये सज़ाएँ सुनाई हैं। इसकी सारी टाइमिंग उसके अंदर फिट होती है। इसमें से बहुत कम कम भी सज़ाएँ देंगे, बाकियों को कुछ और उनकी अपील्स होंगी, वो ख़त्म हो जाएंगी। तो मैंने उस वक्त कह दिया था, बाकी सब लोगों ने उसको और तरह से देखा। आप कंपैरिजन कर लें पीछे जाके, बिकॉज ये सब वो लोग हैं जो बड़े सोर्सफुल होते हैं। मैं एनालिसिस के ऊपर काम करता हूँ, और इसीलिए ये किताबें जो मैं आपको दिखा रहा था, ये किताबें मैं इसलिए पढ़ता हूँ कि मेरी जो अंडरस्टैंडिंग में गैप्स होते हैं मैं उसको ठीक करने के चक्कर में होता हूँ। ठीक, तो मैंने आपको कहा था कि ये सारा का सारा एक डाइवर्जन है 26 नवंबर से तवज्जो हटाने के लिए। अब इस वक्त एक ड्रामा हो रहा है सुप्रीम कोर्ट में एक आईनी बेंच की शक्ल में, जहां पर मिलिट्री कोर्ट्स की कॉन्स्टिट्यूशनलिटी के ऊपर बहस हो रही। ये टोटल ड्रामा है, हॉगवॉश है, बेवकूफ़ बनाने के लिए। वहाँ पर आप देख रहे हैं कि इवन मुसरत हिलाली साहिबा जैसी दलेर जज, जो कभी ख्वाब में भी सोई हुई भी हों, अगर गोली खा के भी ज़ैनक्स की या कोई नींद की गोली खा के भी सोई हुई हो, तो भी वो कभी फ़ौज की किसी चीज़ के ऊपर जर्नैलों की क्रिटिसिज्म करने का सोच नहीं सकती। जब तक वो जिंदा हैं वो सोच ही नहीं सकती। वो भी वहाँ बड़े तीखे तीखे मुश्किल सवाल उठा रही हैं। मेरा ख्याल है मंदो खेल साहब भी बड़े सवाल वहाँ पे उठा रहे हैं। इससे आपको अच्छी तरह से पता चलता है। और बाकी सारे बेवकूफ़ बने हुए व्लॉगर्स, पता नहीं बेवकूफ़ बने हैं, कहीं से सिग्नल आया है, उसको ऐसे डिस्कस कर रहे हैं जैसे बड़ा सीरियस मैटर है। इनकी ज़रूरत क्या है? इनकी ज़रूरत यह है कि इसमें कोई शक नहीं है कि सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी CIA यूरोपियन यूनियन और यूरोपियन कमीशन को ज़ाहिर मैसेज दे रही होगी कि भाई इनका GSP+ आप बंद ना करें, ये हमारे पेट हैं, खिलाड़ी हैं, पालतू हैं, बड़ी मेहनत करके हमने ये सारा रीजनल सेटअप किया है। लेकिन उसके बावजूद यूरोपियन यूनियन को इनसे कुछ ना कुछ चाहिए, बिकॉज यूरोपियन यूनियन की जो बेसिक कार्डिनल फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं ह्यूमन राइट्स के, उसकी इन्होंने मिलिट्री कोर्ट्स के फैसले के ज़रिए उन्होंने उसकी नेगेशन कर दी है। तो GSP+ तो उनका ऐसे करके बंद हो जाना चाहिए था। अगर उन्होंने इनका बंद नहीं किया, सिर्फ मैसेज दिया है, तो इसका मतलब है कि वो इनसे बहुत ज़्यादा हमदर्दी रखते हैं, उनको मौका दे रहे हैं। अब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से एक फ़ैसला निकालना है मेरे ख्याल में, एज़ पर माई एनालिसिस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ये कहेगी कि ये मिलिट्री कोर्ट्स कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, कोई टेक्निकल आर्गूमेंट होगा कि इस तरह से नहीं होना चाहिए था, इनकी भी इज्जत रख लेंगे, लेकिन ये कहेंगे कि जो बाकी लोगों को सज़ा नहीं हुई है वगैरह जो भी है, उनको कुछ को वैसे रिलीज़ कर दिया गया है, कुछ को वैसे आर्मी चीफ जो है उन्होंने हाथन ताई की कब्र पे मार के उनको रिहाई दे दिए। तो बाकियों को ये होगा कि इनको आप
इनको सिविलियन कोर्ट्स के आप हवाले कर दें। इसी किस्म का कोई फैसला यहाँ से निकलेगा ताकि यूरोपियन यूनियन के ऊपर जो एक टेक्निकल प्रिंसिपल प्रेशर है इनका GSP प्लस स्टेटस बंद करने का, जो इनका बंद हो जाना चाहिए। जो कुछ ये कर चुके हैं पाकिस्तान में, जिस किस्म का इन्होंने कत्ले आम किया है, इनको कोई पैसे नहीं मिलने चाहिए इंटरनेशनल वर्ल्ड बैंक के, एशियन डेवलपमेंट बैंक के, डिफिट के, और GSP प्लस एक्सेस इनकी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इनके ऊपर तो साउथ अफ्रीका की तरह ट्रेड सैंक्शंस होनी चाहिए, लेकिन बहरहाल उसका ये रास्ता निकालने की कोशिश जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ज़रिए की जा रही है। अब मुझे आप लोगों की एक थोड़ी सी मदद चाहिए। वैसे तो बड़ी इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स भी हैं कि हमास और इसराइल के दरमियान कतर ने एक एग्रीमेंट करवाया है प्रिजनर स्वैप का और सीज़ फायर का। बेसिकली तौर पर डोनाल्ड ट्रंप का डंडा था, क्योंकि नेतन्याहू को डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि जो भी शिट अपनी साफ़ करनी है उसको साफ़ करो। तो मैसेज ये था इसराइली प्राइम मिनिस्टर को कि 20 जनवरी से पहले अपना जो भी काम गंदा है उसको फिनिश करो। मतलब दिस इज़ टू बेसिकली शो कि अब वाइट हाउस के अंदर एक तगड़ा ताकतवर प्रेसिडेंट है। पहले जो खसी यहाँ पे बैठा हुआ था 4 साल, उसके ऊपर मैं को और डिस्कशंस करूंगा अमेरिकन एनालिस्ट के साथ। ही वाज वन ऑफ द वीकेस्ट प्रेसिडेंट इन अमेरिकन हिस्ट्री। तो ट्रंप ने ये मैसेज उनको दिया है कि ये सारा खिलाड़ जो है इसको बंद करो, जिसके नतीजे में वो एग्रीमेंट हो गया। उसकी तफसीलात मैं अगले व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। अभी मुझे आप सबसे एक मदद चाहिए। इमरान खान ने जब रिपोर्टर्स के साथ बात की, जो आप उनको उनके ट्विटर हैंडल पे देख सकते हैं, तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि ये हसन नवाज़ ने जो 9 अरब की जो प्रॉपर्टी है उसे 18 अरब रुपए का मलिक रियाज साहब को बेचा। पता नहीं इमरान खान ने किस तरह से ये फिगर 9 अरब और 18 अरब के फिगर इमरान खान ने कैसे निकाले हैं। मैंने थोड़ा सा कैलकुलेशन किया कि जो मैक्सिमम कन्वर्जन प्राइस थी बिटवीन द पाउंड एंड द रुपी, वो 2016 के अंदर 126 से 156 के दरमियान थी। इस हिसाब से जो ये प्रॉपर्टी जो है, इमरान खान जिस प्रॉपर्टी को 8 अरब रुपए की कह रहे हैं, वो मेरे हिसाब से 8 अरब की नहीं बनती। मैं उसके हवाले से खासा कंफ्यूज हूँ। मैं आपको बताता हूँ मुझे आप सबकी मदद कैसे चाहिए, वो मेरे फिर अगले व्लॉग में मैं आपकी मदद से उसको डिस्कस करूँगा। I reached out to some law firm people who were familiar with the NCA functions and NCA case. क्योंकि मैं ज़ाहिर बरतानिया में रहा भी हूँ और मैं NCA के साथ भी मेरा वास्ता पड़ता रहा है। किसी ज़माने में मैंने अपने पासपोर्ट ट्वीट कर दिया था तो NCA ने मुझे बाकायदा उस पर एक नोटिस भेज दिया था। मैंने ब्रिटिश पासपोर्ट अपना ट्वीट कर दिया था, तो NCA के साथ मेरा खासा इंटरेक्शन हुआ था, एंड देन आई डेवलप सर्टन कॉन्टैक्ट्स विद NCA। सो NCA का जो केस था मलिक रियाज के ख़िलाफ़, वो बुनियादी तौर पर यह था कि NCA के हिसाब से 1 हाइट पार्क प्लाजा की जो मैक्सिमम मार्केट प्राइस बन सकती थी 2016 के अंदर, जब हसन नवाज़ ने मलिक रियाज के बेटे को उसे 43 मिलियन पाउंड का बेचा, और उसके ऊपर जो मज़ीद गवर्नमेंट फ़ीस, टैक्सेस और लॉयर्स की फ़ीस थी वो डाल के ये मलिक रियाज और बहरिया को 50 मिलियन पाउंड की ये प्रॉपर्टी पड़ गई। NCA को ये पता था कि इसकी मैक्सिमम प्राइस उस वक्त जो है वो 28 मिलियन पाउंड से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो ये जो ऊपर उसके 22 मिलियन पाउंड दिए थे, उनको ये लगा कि ये एक पॉलिटिकल ब्राइबरी का एश है। ये NCA का केस था जिसका पाकिस्तान में किसी को जिक्र जो है वो नहीं किया गया। इमरान रियाज ने अपने पिछले व्लॉग में थोड़ा सा उसका उन्होंने जिक्र करने की कोशिश जो है की है। अभी देखने की बात यह है कि मैं चाहता हूँ कि मैंने थोड़ा सा इसको निकालने की फिक्र कोशिश की थी अपना अमेरिकन कार्ड इस्तेमाल करके, जो ब्रिटिश लैंड रजिस्ट्री होती है, कि मुझे पता चल सके कि हसन नवाज़ ने 2007 में जब ये प्रॉपर्टी खरीदी 1 हाइट पार्क, तो उसकी क्या प्राइस डिक्लेयर की थी। लेकिन वहाँ मेरा कार्ड एक्सेप्ट नहीं हुआ। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो प्राइस निकालें, वो प्राइस निकाल के ट्वीट कर दें कि अगर वहाँ पे डिक्लेयर हुई है कि हसन नवाज़ ने ये प्रॉपर्टी 2007 में कितने की डिक्लेयर की थी और वो उस वक्त कितने पैसे। इमरान खान के फिगर मुझे ठीक नहीं लगते जो 9 अरब और 18 अरब वाले। हसन नवाज़ ने ये कितने की ख़रीदी थी, और मैंने आपको बता दिया कि इसकी मैक्सिमम प्राइस 28 मिलियन हो सकती थी। मलिक रियाज को तो गर्दन पे पिस्तौल रख के इन्होंने उनसे बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग की ना। मलिक रियाज के पास पैसे थे, मलिक रियाज से इन्होंने पैसे पकड़ लिए ब्रिटेन के अंदर। असल जो स्कैंडल बनता है कि एक ऐसी हुकूमत नवाज शरीफ और PMLN की जो 2008 से पंजाब और 2013 में फेडरल गवर्नमेंट चला रही थी, उन्होंने पाकिस्तान के एक प्रोमिनेंट बिजनेसमैन जिसका कोई इंटरेस्ट नहीं था लंदन रियल एस्टेट में, उसको अपना अपार्टमेंट बेच के उससे पैसे इन्होंने खड़े किए। असल करप्शन तो ये है जिसकी इन्वेस्टिगेशन हुई। तो आप लोग इसमें थोड़ी सी रिसर्च मुझे दें ताकि मैं अगले व्लॉग्स में इसको एडजस्ट करूँ अलॉन्ग विद अदर इश्यूज़। थैंक यू।